नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग की ली बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन की सरकार फेल। बिजली संकट पर सरकार पर बरसी कांग्रेस, हरीश रावत ने धूप में बैठकर 1 घंटे का रखा मौन उपवास। भीमताल में 500 मीटर गहरी खाई में मिला युवक का जला शव, एसडीआरएफ ने निकाला। 144 करोड़ रुपए की लागत से मसूरी यमुना पेयजल योजना घिरी, सवालों के घेरे में, कार्य की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में ऊर्जा विभाग की बैठक ली। राज्य में अधिक बिजली कटौती पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द बिजली संकट की समस्या का समाधान ढूंढा जाए। सचिव ऊर्जा, यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेवीएनएल के अधिकारी बिजली संकट की समस्या के समाधान के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी रिपोर्ट शीघ्र मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब औद्योगिक क्षेत्र और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली संकट की समस्या की शुरुआत उत्पन्न हो रही थी, तब इसके उचित समाधान निकालने के सार्थक प्रयास क्यों नहीं किए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधूरी तैयारी के साथ बैठक में न आए। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा की बैठक जल्द दोबारा किए जाने के निर्देश दिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की डबल इंजन की सरकार फेल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जहां एक और चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेशवासियों को 24 घंटे बिजली देने की बात कर रही थी, वहीं सत्ता में आते ही बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। 7 से 8 घंटे बिजली कटौती हो रही है, जिससे जनता का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में ही देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकार को बुनियादी सवालों से कोई वास्ता नहीं दिख रहा है। उत्तराखंड में बिजली कटौती के खिलाफ पूर्व सीएम हरीश रावत ने धूप में बैठकर मौन उपवास रखा। अपने मसूरी रोड स्थित आवास परिसर में रावत ने उपवास की शुरुआत सूर्यदेव के मंत्रोच्चारण के साथ की। तेज धूप में उपवास के बाद हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में बिजली संकट के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक वक्त उत्तराखंड भरपूर बिजली और सस्ती बिजली के लिए जाना जाता था। आज राज्य में बिजली भी महंगी हो रही है और कटौती बहुत ज्यादा हो रही है। रावत ने कहा कि सरकार को अनावश्यक कार्यों पर ऊर्जा जाया करने के बजाय जनहित के विषयों पर फोकस करना चाहिए। 1 घंटे का तप ही समझ लीजिए इस चटक धूप में बैठ करके किया है। मैं विशुद्ध रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बाकी राजनीतिक रूप से हम लोगों को बिजली सत्याग्रह के विषय में सोचना चाहिए और उसको पार्टी एक कार्यक्रम के रूप में संचालित कर सकती है। जय हिंद। दोबारा सत्ता में आते ही सीएम धामी ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए आईएफएस किशन चंद के खिलाफ अभियोग चलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि अभी केंद्र सरकार से अनुमति मिलनी बाकी है। आपको बता दें कि आईएफएस किशन चंद के पास आय से अधिक संपत्ति के आरोप है, जिसकी जांच विजिलेंस विभाग कर चुकी है। जांच के बाद विजिलेंस ने आईएफएस किशन चंद की चार्जशीट बना ली है। ऐसे में अब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर विजिलेंस द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। चार्जशीट में आरोप लगाया है कि किशन चंद ने अपने आय से 375 गुना ज्यादा संपत्ति अर्जित की। यही नहीं, विजिलेंस ने 33 करोड़ की संपत्ति का खुलासा भी किया है। इस संपत्ति में किशन चंद की मात्र 7 करोड़ की संपत्ति है, जबकि ज्यादातर संपत्ति परिजनों के नाम खरीदी गई है। भोगपुर में बेटे के नाम से अभिषेक स्टोन क्रेशर लगाया। पिरान कलियर में पत्नी के नाम से ब्रज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बनाया है। यही नहीं, स्कूल के लिए पत्नी के नाम पर ट्रस्ट बनाया। अपने नाम संपत्ति खरीदने के लिए ट्रस्ट से लिए गए ऋण को अभी तक नहीं लौटाया है। पहाड़ों की रानी मसूरी का पर्यटन सीजन शुरू होने को है। ऐसे में 144 करोड़ रुपए की लागत से मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी मॉल रोड सहित मसूरी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत पेयजल लाइनों को डालने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी का निरीक्षण करने के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू द्वारा संबंधित विभागों को निर्देश देने के बाद क्षतिग्रस्त मॉल रोड सड़क को ठीक तो कर दिया गया है, लेकिन कार्य की गुणवत्ता इतनी खराब है कि 1 हफ्ते में ही सड़कें टूटकर खराब होने लग गई हैं। सड़कों पर जमा बजरी से दुपहिया वाहन फिसल रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन जल निगम के अधिकारियों द्वारा आंख बंद करके बैठे हुए हैं। एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल द्वारा कुछ सड़कों का निरीक्षण किया गया है। वहीं जल निगम के अधिकारियों को तत्काल सड़कों पर ठीक करने के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। तो अभी जल निगम द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है मसूरी में, उसके क्रम में कई बार सड़कें कई जगहों पर खोदी गई थी, तो माल रोड तो क्लियर कर दिया है पर्यटकों के लिए, और कुछ जो ब्रांचेज और अदर सड़कें हैं उनमें इस वक्त काम चल रहा है।
और एक दो इम्पोर्टेंट सड़कें और हैं जो चमन स्टेट्स है और एकेडमी वाली रोड है, कंपनी गार्डन वाले रोड है, उनको मैंने आज देखा है। उन पर हम मंडे से फिर उनको भी हॉट मिक्स कराने जा रहे हैं, वो पैचेस वाले काम जितने भी हैं। और एक जिस सड़क पर मैं अभी हूँ, इनमें इन्होंने 2-3 दिन पहले काम किया है, तो इसमें जो हॉट मिक्स किया है कंपनी ने या काम ठेकेदार ने, वो प्रॉपर मिक्सिंग ना होने से और कम इमल्सन डालने से ये उखड़ने भी लगा है। तो कंपनी के लोग मेरे साथ हैं, इनको कहा कि इसको पूरे के क्षेत्र को दोबारा से रिपेयर करें और काम गुणवत्ता वाला होना चाहिए और पैचेज जो हैं वो प्रॉपर भर जाएं, ताकि मसूरी सीजन जो पीक में आने से पहले यहाँ कम से कम आपकी सड़कें ठीक रहे। दिसंबर 2021 को ये रोड बनना शुरू हुआ था। ये जल निगम का काम में खुदाई हुई थी रोड की। तब से लेके अच्छा है कि हमारे नगर पालिका को इसकी लाभ मिलेगा, पर उसके अनुसार वो सारा काम हो चुका है, पर अभी तक ये रोड कंप्लीट नहीं की गई। इससे 5 स्कूलों को ये रास्ता ज्वाइंट हो रहा है, 5 स्कूलों के बच्चे पैदल जा रहे हैं और ये जो एक ऐसी धूल है जो कि बिल्कुल सीमेंटेड जैसी है, जो कि अंदर जाके हमारे को इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है, दमा की बीमारी कर सकती है, अस्थमा हो सकता है। लोग कुछ जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनके लिए और घातक भी हो सकता है ये। तो ये जल्दी से जल्दी किसी भी तरह से नगर पालिका प्रशासन इसको जल्दी से इसका पूर्ण निर्माण करवाए। एरिया की सभी की ओर से ये मैं प्रार्थना करता हूं जल निगम से और जल प्रतिनिधि से, ताकि इसको जल्दी से जल्दी इस रोड का निर्माण करवाएं और इसको पूर्ण रूप से ये तैयार हो जाए और सभी को इसका परेशानी ना कर उठानी पड़े। डेली का आना जाना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस रोड की वजह से। यहाँ पर काफ़ी स्कूल्स के बच्चे जाते हैं, मैक्सिमम 5 स्कूल्स का ये रोड है, जिसकी वजह से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। दुर्घटना होने के बहुत चांसेस, आप देख सकते हैं ये बैंड है, इस पर बिल्कुल भी कर्व जगह नहीं है कि लोग पास कर सकें। यहाँ पे कई लोगों की गाड़ियाँ ठुक जाती है, आप ब्रेक देख सकते हैं, ब्रेक सोल कैसे। और ये अभी नहीं है, ये दिसंबर में काम स्टार्ट हो गया था और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ। इसमें लापरवाही किसकी है, कौन इसका जिम्मेवार है, कौन इसकी कार्रवाई का होता है। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोगों को सुविधाएं पहुँचे, लोग मार्ग खुले, जिसकी वजह से या सभी को फ़ायदा होगा इससे। सभी चीज़ों के लिए हानिकारक है सर। ये धूल उड़ रही है, लोगों को चीज़ें दिखाई नहीं देती है। रात के टाइम में तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है इस रोड पे कि आपको स्ट्रीट लाइट दिख जाए तो आप रास्ता पार कर ले। स्ट्रीट लाइट नहीं है और एकदम खड़ा रास्ता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को चढ़ने में। बहुत ज़्यादा 2 व्हीलर्स को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हाई बीम का इस्तेमाल होता है आजकल लाइटों का। तो ये चमोली के जंगल खास तौर पर चीड़ के जंगलों में आग फिर धधक गई है। चमोली के निकट तिलफारा से लेकर सीरो और बालखिला के चट्टानी इलाके वाले चीड़ के जंगलों में भयंकर आग लगी है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की टीम मौके पर पहुंचकर वनाग्नि पर काबू पाने में जुट गई है, लेकिन आग इतनी भयानक है कि अभी भी इस वनाग्नि में काबू नहीं पाया जा रहा है। धू धू कर जल रहे जंगलों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों और महिला मंगल दल भी वन विभाग की टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विपरीत परिस्थितियों में आग पर काबू पाने में लगे हैं। कालाडूंगी में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राजकीय कन्या इंटर कॉलेज कोटा बाग ग्राउंड में ब्लॉक स्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले का विधायक कालाडूंगी वंशीधर भगत और जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तौलिया ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से मेले का शुभारंभ किया। वहीं स्वास्थ्य मेले में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं निःशुल्क ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दर्जनों स्वास्थ्य संबंधी कैंप मेले में लगाए गए, जिसका ग्रामीण जनता ने इलाज कर लाभ लिया। वहीं कार्यक्रम मेले में लोगों की काफी भीड़ देखी गयी। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा हर विकास खंड पे स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें निःशुल्क जन जन तक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सेवाएं दी जा रही हैं। चाहे इसमें ब्लड डोनेट का है और शुगर नापने का है और आयुष्मान कार्ड है, ताकि हमारा भारत आयुष्मान कार्ड से लोगों को लाभ मिले। तो इस हर विकास खंड में हमारे स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत हर विकास खंड में स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि हमारे क्षेत्र की प्रत्येक जनता को, एक एक व्यक्ति को इसका निःशुल्क लाभ मिले। प्रदेश के अंदर हर विधानसभा के एक विकास खंड पर स्वास्थ्य मेला लगाया जा रहा है और आज कोटाबाग में कालाडूंगी विधानसभा का मेला लग रहा है। काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग आए हैं, सभी अधिकारी आए हैं स्वास्थ्य संबंधी, और उसके स्टॉल लगाए हुए हैं और वो जो भी जांच कराना चाहें, जो भी दवाई हो, डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हैं, सबको सुविधा मिले, इसके लिए प्रयास किया गया है। सरकार की बहुत अच्छी पहल है जो
केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई, भारत सरकार द्वारा चलाई गई और अब आज उत्तराखंड सरकार उसको संचालित कर रही है। एम्स ऋषिकेश के दवा और उपकरणों में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के 5 अधिकारियों समेत 8 लोगों के खिलाफ 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। इसके अलावा सीबीआई ने 24 अन्य जगहों पर भी छापेमारी की है। आरोप है कि रोड स्वीपिंग मशीन की खरीद में लगभग 2.41 करोड़ रुपए और मेडिकल स्टोर की स्थापना के लिए टेंडर के पुरस्कार में 2 करोड़ रुपए का कथित नुकसान एम्स को हुआ। दोनों मामलों में कल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित 24 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली गई। सीबीआई की टीम मामले की जाँच कर रही है। भीमताल स्थित सुसाइड पॉइंट पर 500 मीटर गहरी खाई से एसडीआरएफ टीम ने अधजले शव को निकालकर पुलिस के सुपुर्द किया है। आपको बता दें कि बीते रोज भीमताल पुलिस के साथ एसडीआरएफ टीम को सड़क पर एक मोटरसाइकिल लावारिस हालात में खड़ी मिली थी। उन्हें सूचना मिली थी कि भीमताल से काठगोदाम मार्ग में सुसाइड पॉइंट के पास गहरी खाई में एक शव दिखाई दे रहा है। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ पोस्ट नैनीताल से टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। गुरुवार देर शाम अंधेरा, खाई और जंगली जानवर होने के कारण टीम को सफलता नहीं मिल सकी, जिसके कारण कल सुबह शव की तलाश शुरू हुई। एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर गहरी खाई में उतरी और शव की तलाश की। टीम ने 500 मीटर गहरी खाई से हल्द्वानी के देवलचौड़ निवासी 27 वर्षीय रजत भल्ला के शव को बरामद कर अत्यंत दुर्गम रास्तों से मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। टीम ने इसके लिए बॉडी बैग और रोप का इस्तेमाल किया और अंत में शव को जिला पुलिस के सुपुर्द किया। एसडीआरएफ पोस्ट के प्रभारी मुख्य आरक्षी लाल सिंह ने बताया कि युवक का शव आधा जला हुआ था, जिसकी पहचान उनके परिजनों ने कर ली है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जोशीमठ नगर से 15 किलोमीटर आगे बलदौड़ा टेया पुल के निकट पहाड़ी से आए भारी बोल्डर और मलबे के कारण बंद हो गया है। कल सुबह विष्णु प्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर आगे अचानक पहाड़ी का एक बड़ा भाग टूटकर सड़क में आ गिरा, जिस कारण से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। सड़क को खोलने के लिए बीआरओ और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मशीनें जुट गई, लेकिन सड़क को सुचारू होने में कुछ समय लगा। आपको बता दें कि आगामी 8 मई से बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर बद्रीनाथ में तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद होने के कारण तैयारियों के लिए बद्रीनाथ जा रहे वाहनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तुंगनाथ मंदिर के कपाट 6 मई और मदमहेश्वर मंदिर के कपाट 19 मई को कर्क लगन अनुसार खोल दिए जाएंगे। इस आशय की जानकारी देते हुए कार्य अधिकारी केदारनाथ मंदिर समिति ने अवगत कराया कि यात्रा काल 2022 को तुंगनाथ मंदिर के कपाट 6 मई और अपराह्न 12 बजे कर्क लगन में खोले जाएंगे। 3 और 4 मई को तुंगनाथ की डोली मक्खूमठ मंदिर गर्भगृह से बाहर आकर भूतनाथ मंदिर में रात्रि अवस्थान करेगी। 5 मई को भगवान की चल विग्रह डोली भूतनाथ मंदिर से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम के लिए भूतनाथ मंदिर चौपता पहुंचेगी। 6 मई को भगवान की उत्सव डोली चोपता से प्रातः प्रस्थान कर अपराह्न 12 बजे कर्क लगन में भगवान तुंगनाथ मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि मदमहेश्वर मंदिर के कपाट 19 मई को कर्क लगन अनुसार खोले जाएंगे। आगामी 15 और 16 मई भगवान मदमहेश्वर की उत्सव मूर्ति ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में मंदिर गर्भगृह से बाहर आकर ओंकारेश्वर मंदिर स्थित सभा मंडप में अवस्थान करेगी। 17 मई को भगवान मदमहेश्वर की उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर से प्रातः प्रस्थान कर रात्रि विश्राम के लिए राकेश्वरी मंदिर राशि पहुंचेगी। 18 मई को भगवान मदमहेश्वर की उत्सव डोली राकेश्वरी मंदिर से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम के लिए गोंडार पहुंचेगी। 19 मई को भगवान मदमहेश्वर की उत्सव डोली ग्राम गोंडार से प्रातः प्रस्थान करेगी और कर्क लगन में भगवान मदमहेश्वर मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं। ऐसे में शहर के विकास और शहर को सुंदर व्यवस्थित बनाने को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के नेतृत्व में कल एक बैठक ली गई। बैठक में शहर भर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, एनजीओ, साधु संतों, व्यापारियों और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक कर शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के सुझाव आमंत्रित किए। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा हरिद्वार विकास परिषद का गठन किया जा रहा है, जिसमें शहर के हर वर्ग के चुनिंदा लोगों को रखा जाएगा, जो लोग शहर के विकास के साथ साथ शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए अपने सुझाव देंगे और जो कार्य कराए जाएंगे उन पर निगरानी भी रखेंगे। कि डिस्ट्रिक्ट का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए और न केवल डेवलपमेंट जिसमें हम कहते हैं कि अच्छी रोड हो, अच्छी लाइट हो, सुविधा हो, बल्कि इसके सोशल एस्पेक्ट को भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली कि यहाँ थोड़ी बहुत ड्रग्स की समस्या भी इस ज़िले में है काफ़ी, और साथ ही साथ जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर हमने कहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे जितने समाज के वर्ग हैं, चाहे वो आपके मीडिया से भी जुड़े हों, वो भी इसमें रिप्रेजेंटेशन उनका हो, हमारे होटल एसोसिएशन, इंडस्ट्रीज़, गंगा सभा, अखाड़ा परिषद, इन सभी का एक टेम्पो टैक्सी यूनियन, व्यापार मंडल, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाए 25 से 30 मेंबर की, और ज़िले के बारे में उनके अच्छे अच्छे सुझाव लिए जाएं और इसको समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। इसका लाभ देखिए ये होगा कि अगर सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होगा और हम लोग कोई निर्णय लेंगे तो उसको लागू करना बहुत आसान होगा।
और किस तबके की, किस वर्ग की क्या समस्या है, उस वर्ग का व्यक्ति ही ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेवल पर काउंसिल गठन करने का। पौड़ी में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में प्रशिक्षण केंद्र पौड़ी में नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में जिला स्तरीय युवाओं की स्पीयर हेड टीम को प्रशिक्षित किया गया। युवा केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश भट्ट ने बताया कि इस कार्यशाला में जिले के 50 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन युवाओं में जिले के गंगा किनारे के विकास खंडों के गाँव के युवाओं को विशेष रूप से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम से युवाओं को जोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है, तभी ऐसे कार्यक्रमों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। युवाओं की सहभागिता का जो कार्यक्रम है, इसमें आज नेहरू युवा केंद्र पौड़ी गढ़वाल के द्वारा युवाओं की जो स्पेयर है टीम की एक जो ट्रेनिंग है, 7 दिवसीय ट्रेनिंग ये चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य नमामि गंगे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और देखिए, जब तक किसी कार्यक्रम में युवाओं का पूरा सहयोग नहीं होगा, उस कार्यक्रम को सफल बनाना इतना आसान नहीं होगा। तो युवा स्वयं सेवकों का कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके, वो सहयोग देने के लिए उन्हें इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। और इस ट्रेनिंग में हम ज़िले के 50 ऐसे युवाओं को जोड़ रहे हैं जो जगह जगह जा कर के अन्य युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपना कार्य करेंगे और नेहरू युवा केंद्र द्वारा चलाए गए कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इस कार्यक्रम में हम जिले के विभिन्न ब्लॉकों में से आयोजित आए हुए अपने युवाओं को ले रहे हैं। और मुख्यतः इसमें हमारे श्रीनगर के आसपास के खिरसू, कोट, पाबो ब्लॉक के युवा हैं और द्वारिखाल के युवा हैं, और जो जिनके वहाँ से गंगा नदी बहती है, तो उनका मुख्य उद्देश्य है उनकी एक मुख्य उनके लिए एक ये कार्यक्रम भी है कि कैसे वो गंगा से जुड़ें, गंगा नदी से जुड़ें और इसको स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। नेहरू युवा केंद्र पौड़ी द्वारा यहाँ पे 7 दिवसीय प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जो कि नमामि गंगे अभियान को लेकर है। इसमें ये अभियान इस बात को देखते हुए चलाया जा रहा है कि जो गंगा जो है, जो प्रदूषित हो रही है विगत वर्षों में, उसको साफ कर कैसे किया जा सकता है, समाज को उस पर किस तरह से जागरूक किया जा सकता है इस विषय पर। और जो युवा हैं, युवा ही जब समाज को जागरूक कर सकते हैं। युवाओं की उस पर किस प्रकार से भूमिका है, वो किस प्रकार से अपने आस पड़ोस समाज को जागरूक कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इस प्रशिक्षण में 50 युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। मंत्रालय की जो पहल पर नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए लोगों द्वारा नमामि गंगे अभियान के तहत जो एक कार्यशाला यहाँ पे आयोजित की जा रही है, एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। क्योंकि इस तरह के संगठित समूह द्वारा जो है नमामि गंगे अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता अभियान में शामिल किया जा सकता है। और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए युवाओं के साथ बातचीत करने में काफ़ी अच्छा भी लगा। युवाओं को इस बात का भी भान है कि गंगा स्वच्छता अभियान केवल गंगा स्वच्छता से नहीं है, बल्कि हर पानी की बूंद को स्वच्छ रखना, हर नदी और जलधारा को स्वच्छ और संरक्षित रखना नमामि गंगे अभियान की पूर्ण सफलता के लिए किया जाने का प्रयास होना चाहिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल में लकड़ी लेने गई एक वृद्धा को बाघ द्वारा शिकार बनाने की घटना के बाद सीटीआर प्रशासन अलर्ट हो गया है। सीटीआर की ओर से वन क्षेत्र में पर्यटकों और लोगों से अकेले जंगल में प्रवेश नहीं करने का अनुरोध किया गया है। सीटीआर से लगे अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के झनगांव निवासी परी देवी को बीते शुक्रवार को सीटीआर की कालागढ़ टाइगर रिजर्व के मंडाल रेंज में बाघ ने निवाला बना लिया था। वृद्ध महिला लकड़ी लेने जंगल गई थी। 1.5 महीने में बाघ के हमले की 2 घटनाएं होने से सीटीआर प्रशासन द्वारा मौके से आधा किलोमीटर क्षेत्र में 10 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि घटना के दूसरे दिन एक बाघिन कैमरे में कैद हुई थी। बाघिन हमलावर है या नहीं, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इधर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ वन प्रभाग रेंजर अनमोल अस्टवाल ने बताया कि वन विभाग की 2 टीमों का गठन किया गया है। टीमें लगातार क्षेत्र में मरचूला शंकरपुर हाईवे के पास पर्यटकों और लोगों को जंगल में प्रवेश न करने की अपील कर रही है। वन विभाग ने जागरूकता के लिए सूचना पट और बैनर लगाए हैं। उस मार्ग से जाने वाले वाहनों को मरचूला शंकरपुर बैरियर रोक जागरूक किया जा रहा है। सड़क के दोनों ओर झाड़ी काटी जा रही है। कॉर्बेट प्रशासन द्वारा वन एवं वन्यजीव सुरक्षा हेतु यहाँ लगातार गश्त की जा रही है। 3 टीमें गठित की गई है। रोज 2 टीमें अलग अलग जगह पर अलग अलग समय गश्त कर रही है। साथ ही जो स्पेयर हमारी तीसरी टीम है, वो क्या कहते हैं उन 2 टीमों के बीच को क्या कहते हैं आराम देने के लिए अलग से गश्त कर रही है। साथ ही कैमरे ट्रैप लगाए गए। कैमरे ट्रैप के द्वारा अभी तक बाघ के मौजूदगी के कोई निशान नहीं दिख रहे हैं। हमारे इंप्रेशन पैड भी हमारे द्वारा बनाए गए। साथ में ही हमने लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान भी चला रखा है। लोगों को दूरभाष के द्वारा, लोगों को पैम्पलेट के द्वारा, लोगों को फ्लैक्सी के द्वारा हम उनको अवगत करा रहे हैं कि भाई आप बाघ के क्षेत्र में ना जाए और साथ में क्या बोलते हैं आप अपनी सावधानी बनाए रखें।
हमने क्या कहते हैं मरचुला क्षेत्र में, शंकरपुर क्षेत्र में, साकर क्षेत्र में आदि इन स्थानों पर क्या कहते हैं फ्लैक्सियर पैम्पलेट लगाए हैं ताकि लोगों को हम बाघ से संबंधित चीज़ों से जागरूक कर सकें। और साथ ही मेरी यह अपील भी है लोगों से क्या कहते हैं कि बाघ के डर के कारण कृपया वह जंगलों में आग ना लगाए। उसका दुष्परिणाम भविष्य में हो सकता है कि बाघ क्या कहते हैं जंगल से निकलकर कहीं किसी गाँव के आसपास ना आ पाए। अतः आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप वन विभाग का सहयोग करें। जो यह बाघ द्वारा घटना की गई है उसके लिए उसके द्वारा जो घटना की गई है उसके परिप्रेक्ष्य में यह है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्टाफ लगा पड़ा है। हम आशा करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम इस प्रकार से क्या कहते हैं इस घटना को भविष्य में रोकने से रोक सकेंगे। बाजपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में एनडीआरएफ की टीम ने स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत स्कूली छात्राओं को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को आपदा के दौरान बचाव की भी जानकारी दी। आपको बताते ही गदरपुर स्थित एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन द्वारा 20 अप्रैल से 8 मई तक स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के तहत विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते बाजपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विद्यालय में एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण कुमार ओझा के नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये जो कार्यक्रम है ये फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज के तहत जो है स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चलाया जा रहा है और ये जो है 20 तारीख से शुरू हो रखा है और 8 मई तक चलेगा। और विभिन्न तहसीलों में जा करके अलग अलग स्कूलों में लोगों को, बच्चों को खास करके जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें उनको किस तरह फ्लड में अपने आप की रक्षा करनी है, अपने सोसाइटी में लोगों को मदद करना है, भूकंप आने के दौरान कौन सी कार्रवाई करनी है, किस प्रकार से अपने को आपको बचाव करेंगे, अगर किसी को प्राथमिक चिकित्सा देनी है और फर्स्ट एड देना है या सीपीआर देना है, किसी को हार्ट अटैक हो गया उस दौरान किस तरह से मदद करेंगे। तो इन सब चीज़ों को जो है उनको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया जा रहा है कि वो ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी प्रशिक्षण है। इससे बच्चों में, चूँकि ये ग्रोइंग चाइल्ड हैं और फ्यूचर हैं इस देश के, तो इसलिए जो है स्कूलों को ही टारगेट किया गया है सो दैट कि ये बड़े होकर के अपने आप का और सोसाइटी में अपने परिवार का भी ये बचाव कर सकें और अन्य दोस्तों को भी अपने आप जागरूक कर सकें। तो ये प्रोग्राम से जो है इनमें जागरूकता आएगी और उस दौरान जब ये किसी मुसीबत में फंसेंगे तो अपना और साथ साथ अपने साथी को भी मदद कर सकें। इस समय की जो परिस्थिति है अक्सर ही कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, तो उस स्थिति को सोचते हुए इस तरह के प्रशिक्षण देना बहुत ही अच्छी बात है। और शायद मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे प्रशिक्षण से बच्चे भी, हम भी काफ़ी कुछ उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। ऐसे तो हमारा आपदा का चैप्टर है, लेकिन उसको थियोरेटिकल पढ़ना और प्रैक्टिकल इस तरह से करना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। प्रैक्टिकल में बच्चे नॉलेज अच्छी तरह गेन करते हैं जो थ्योरी में नहीं होता है। और हम इस तरह के विद्यालय लेवल पर हम अपने स्तर से ऐसे प्रैक्टिकल नहीं करवा सकते क्योंकि इसके लिए बहुत सेफ्टी साइड हमें लेना पड़ता है। तो इससे ये हमें फ़ायदा हुआ, इन्होंने पूरी सेफ्टी साइड लेते हुए बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, जिससे कि मैं उम्मीद करती हूँ हमारी बच्चे भी इन बातों को अपने घर तक, अपने गाँव तक, जो भी उन्होंने यहाँ से सीखा है वहाँ तक पहुँचाएंगे। हिंदुओं के सर्वोच्च तीर्थ के रूप में स्थापित धरती पर बैकुंठ धाम कही जाने वाले बद्रीनाथ धाम के ग्रीष्मकालीन पूजा पाठ के दौरान परंपरागत ढंग से बद्री विशाल के लेप और अखंड ज्योति के लिए तिल के तेल की प्रक्रिया सदियों पुरानी है, जो कि आज भी निभाई जाती है। सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार भगवान बद्री विशाल के लेप और अखंड ज्योति जलाने के लिए उपयोग में आने वाला तेल सदियों से नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राजमहल में महारानी की अगुवाई में बड़ी ही पवित्रता से राज परिवार और नगर की सुहागिन महिलाओं द्वारा पीला वस्त्र धारण कर मूसल और सिलबट्टे से निकाला जाता है। कल तिलों का तेल महाराजा की पुत्री श्रीजा शाह अरोड़ा की अगुवाई में नगर की 60 से अधिक सुहागिन महिलाओं द्वारा पीले वस्त्र धारण कर मूसल और सिलबट्टे से परंपरागत तौर तरीके को अपनाते हुए हाथों से निकाला गया। राजपुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल द्वारा महाराजा मनोजेंद्र शाह की पुत्री श्रीजा शाह अरोड़ा के हाथों विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के साथ तिलों का तेल पिरोने का श्री गणेश किया गया। आपको बताते चले कि प्राचीन काल से ही तिलों का तेल निकालने की तिथि से ही बद्रीनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया की शुरुआत माना जाता रहा है। परंपरा है, ये अनादिकाल से चली आ रही है। ये जो हमारे जगतगुरु शंकराचार्य महाराज हुए हैं, उन्होंने इस परंपरा को राज परिवार को दिया है और तब से राज परिवार इस परंपरा का निर्वाह करते हुए आ रहा है। इसका जो शुभ मुहूर्त होता है बसंत पंचमी को निर्धारण किया जाता है और आज का शुभ मुहूर्त राज परिवार की जो प्रथम महिलाएँ हैं वो अपने हाथों से सबसे पहले तिल को भून करके फिर उसको कूट करके उससे तिल से तेल निकाल करके फिर इस तेल को पकाया जाता है। इसमें अनेक प्रकार की जो औषधियाँ हैं उनको डाला जाता है और संध्या के समय 7:30 बजे यहाँ पर बद्रीनाथ भगवान का विशेष पूजन होगा। 1000 बच्चों के द्वारा भगवान की आरती होगी
फिर भगवान का जो महाभोग होता है वो भोग प्रसाद आदि भगवान को अर्पण किया जाता है। और उसके बाद में महाराज साहब के द्वारा जो गाडो तेल का जो कलश है, इसकी पूजा के पश्चात डिमरी समाज को ये अर्पण किया जाता है। पिछले साल तो हमारे साहब यहाँ पर नहीं है जब तक हमारा उनका 1 साल भी ख़त्म नहीं होगा। तो मैं अभी हम लोग आपने देखा तेल निकल रहा है, सब मेरे टीम यहाँ बैठे हैं धूप में, एक कूट रहा है, एक सिलबट्टा में हो रहा है, फिर हमारा हाथ से तेल, मेन चीज़ हाथ से तेल निकलती है तो उसका बहुत टाइम लगता है। बट इस टाइम भोलेनाथ की बड़ी अच्छी कृपा है, निकल रहा है और इनके बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते। जितना चल सकता हम चलाएंगे, जब तक मैं जिंदा हूँ चलना चाहिए। उसके बाद मेरे पास 2 लड़कियाँ हैं, मैंने उनको बोला बड़ी और छोटी को, मेरे बाद आप लोग को करना है और बाकी सब भगवान की मर्जी। और जो अब 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जल्दी जो कपाट खुलने वाले हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी हम भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करते हैं। और जो भी यात्री इसमें भाग लेने वाले हैं उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड के इन 4 धाम यात्रा के पड़ाव में रहने वाले सभी व्यापारी और सभी से मेरा अनुरोध है कि वो यात्रियों से इस तरह का आचरण करें ताकि उत्तराखंड राज्य की मान सम्मान बढ़े। उत्तराखंड और इस 4 धाम यात्रा पर लोग लगातार ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ के लोगों के व्यवहार से लोग संतुष्ट हों। और यहाँ उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।